आज श्रीमुख किसान चैनल से आपको प्लांट पैथोलॉजी का चौथा क्लास पढ़ा रहा हूँ। पिछले क्लास में बीमारी का क्या महत्व है कुछ उदाहरणों के साथ मैंने आपको बताया था, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बंगाल फेमिन, गोल्डन नेमेटोड और भी कई बीमारियों के बारे में बताया था, जिनसे कितना नुकसान होता है, कितने प्रतिशत में आपने देखा होगा। तो बीमारियां इसीलिए महत्वपूर्ण हैं कि वो हम सबको नुकसान पहुंचाती हैं। पौधा ही हमारा अन्नदाता है, पौधे ना हों तो अन्य जीव भी नहीं रहेंगे। प्लांट पैथोलॉजी को ठीक ठीक समझने के लिए कुछ आवश्यक शब्दावली है, शब्द हैं जिनको पहले आपको समझना आवश्यक है। आपको मैंने डिसीज़ बता दिया है कि क्या रोग क्या होता है। अब उस रोग को समझने के लिए बहुत सारे शब्दावलियाँ हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बीमारियां 3 तरह की होती हैं, जैविक कारणों से होती हैं, अजैविक कारणों से होती हैं, वायरसेस से होती हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको। तो जितने भी जैविक रोग कारक होते हैं, चाहे वो फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फाइटोप्लाज्मा हो, रिकेट्स हो, प्रोटोजोन्स हो, एल्गी हो, ये जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं इन्हें हम पैथोजन कहते हैं। अर्थात वे जीव, सूक्ष्म जीव जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं उनको रोग कारक कहते हैं। अब दूसरा शब्द है पैरासाइट। ये पैथोजन है, ये पैरासाइट है। पैरासाइट वे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर रहते हैं। ये उनमें रोग उत्पन्न कर भी सकते हैं और रोग नहीं भी उत्पन्न कर सकते हैं, केवल ये अपना उससे भोजन लेते हैं। ऐसे जीवों को पैरासाइट कहते हैं। पैथोजन भी एक तरह का पैरासाइट ही है, क्योंकि ये रोग उत्पन्न करता है इसलिए पैथोजन है। यदि रोग नहीं उत्पन्न करता तो ये पैरासाइट कहा जाता है। मैं आपको पैरासाइट क्या होता है बता रहा था। तो पैरासाइट वे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर रहते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, वो रोग नहीं उत्पन्न करते हैं। यदि रोग उत्पन्न करने लगेंगे तो वो पैथोजन कहे जाएंगे। पैरासाइट्स कई स्तर के होते हैं। अब आपको मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ। पैरासिटिज्म क्या होता है? जब कोई पैरासाइट किसी जीवित पौधों, जानवरों या किसी भी जीव पर रहता है और भोजन लेता है तो इस प्रोसेस को पैरासिटिज्म कहते हैं। पैरासिटिज्म का कई स्तर होता है। पहले मैं आपको सहजीविता के बारे में बताऊंगा, सिम्बियंट्स के बारे में बताऊंगा। आप लोग पिछले वीडियो में जिसमें मैंने राइजोबियम के बारे में बताया था, तो ये जो राइजोबियम के बैक्टीरिया होते हैं ये लेगुमिनस क्रॉप पर सहजीवी के रूप में रहते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उनको देते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये भी एक पैरासिटिज्म है। इसी तरह से माइकोराइजा के बारे में आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। माइकोराइजा एक फंगस है, वो भी बड़े पौधों के जड़ों के साथ सहजीवी के रूप में रहता है, एक दूसरे के फायदे के लिए रहते हैं। तो ये तो हो गया सिम्बियोसिस, यानी जब एक दो जीव साथ साथ एक दूसरे के फायदे के लिए रहते हैं। आपने लाइकेन का भी नाम सुना होगा। लाइकेन भी सहजीवी होता है। दूसरा एक टर्म है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट को
और विकल्पी परजीवी भी कहते हैं, वे पैरासाइट जो अपना भोजन केवल जीवित कोशिकाओं से ही प्राप्त करते हैं, वो मरी हुई कोशिकाओं से कभी भोजन नहीं ले पाते हैं। उन्हें जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। ऐसे पैरासाइट्स को ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं, जैसे रस्ट फंजाई, स्मट फंजाई, पाउडरी मिल्ड्यूज, डाउनी मिल्ड्यूज। ये जो फंगस हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वायरसेस भी ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। जब वो किसी कोशिका के अंदर रहते हैं तभी उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, वहीं वो बढ़ते हैं। तो वायरसेस भी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, वे जीव जो अपना भोजन केवल जीवित कोशिका से ही लेते हैं उन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। आगे बहुत सी बीमारियों को आप पढ़ेंगे, उनके रोग कारक ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स को बायोट्रॉफ भी कहते हैं, यानी जीवित कोश से भोजन लेने वाला बायोट्रॉफ। अब दूसरा पैरासिटिज्म से संबंधित शब्द जो है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट होता है, झूठा मृतोपजीवी। वास्तव में फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स मृतोपजीवी नहीं होते हैं, मृतोपजीवी जैसा व्यवहार करते हैं। प्रारंभ में तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट जैसा व्यवहार करते हैं, जीवित कोशिका से ही भोजन लेते हैं। लेकिन जिस होस्ट पर रहते हैं, जब वो होस्ट मर जाता है तो उसकी मरी हुई कोशिकाओं पर भी ये कुछ समय तक जीवित रहते हैं। जैसे इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस और टेफ्राइनम। ये दोनों रोग कारक हैं, पैथोजन हैं। एक जो है आलू पर बीमारी उत्पन्न करता है, पछेता अंगमारी, और दूसरा जो है जो टेफ्रिना है, लीफ स्पॉट ऑफ टर्मरिक की बीमारी उत्पन्न करता है। ये दोनों फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स हैं। ये वास्तव में सैप्रोफाइट्स नहीं है, सैप्रोफाइट्स का आभास देते हैं, इसीलिए फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट कहा गया है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो पैरासाइट नहीं होते हैं, वो केवल मरे हुए ऊतकों से ही, मरे हुए पदार्थों से ही भोजन लेते हैं। उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। अब इन सैप्रोफाइट्स में से भी कुछ ऐसे सैप्रोफाइट्स होते हैं कि जब वो किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तो उसको पहले मार डालते हैं, और उसको मारने के बाद फिर वो मरी हुई कोशिकाओं से भोजन प्राप्त करते हैं। ये भी रोग कारक होते हैं। इन्हें पर्थोट्राफ्स कहते हैं, या नेक्रोट्राफ्स कहते हैं, या पर्थोटाइप्स कहते हैं। इनके भी बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे फ्यूजेरियम है, अल्टरनेरिया है। अल्टरिया नंबर 1 पर रखिए। ये जब किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो टॉक्सिन्स के द्वारा या अन्य विषैले रसायनों के द्वारा कोशिकाओं को मार डालता है और उस मरी हुई कोशिकाओं से भोजन प्राप्त करता है। छात्रों, अगला जो शब्द है, टर्म है, पैथोजेनिसिटी है। पैथोजेनिसिटी किसे कहते हैं? तो पैथोजेनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द पैथोजन टू प्रोड्यूस डिसीज। रोग कारक में रोग उत्पन्न करने की क्षमता को पैथोजेनिसिटी कहते हैं। अब ये रोग उत्पन्न करने की क्षमता किसी रोग कारक में बहुत अधिक होती है, उसको विरुलेंट पैथोजन कहते हैं, और जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता कम होती है उसे ए विरुलेंट पैथोजन कहते हैं। आप को मैं संभवतः अभी रोग त्रिकोण एक बार बताया हूँ। तो रोग त्रिकोण में मैंने आपको बताया था कि जब पैथोजन विरुलेंट होगा, होस्ट प्लांट ससेप्टेबल होगा,
वातावरण बीमारी के लिए अनुकूल होगी तो बीमारी महामारी के रूप में लगी होगी। शायद आपको ध्यान में हो विरुलेंट और ए विरुलेंट पैथोजन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिसीज ट्रायंगल का फिगर नहीं दिया था, आज फिर से आप एक बार देख लें। कोई भी बायोटिक डिसीज़ जैविक कारणों से होने वाली बीमारी तभी लगती है जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं। यदि इसमें एक भी एब्सेंट हुआ नहीं रहा तो बीमारी नहीं लगेगी। जैसे जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उस समय तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आपकी स्वस्थ आँख होनी चाहिए, वह वस्तु होनी चाहिए और प्रकाश होना चाहिए। इसी प्रकार जैविक कारणों से होने वाली बीमारी के लिए तीन बातों का होना आवश्यक है। पोषिता हो, जिस पर बीमारी लगनी हो वह हो, और रोग कारक हो, और वातावरण हो। वातावरण हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि रोग कारक के लिए और पैथोजन और होस्ट प्लांट के लिए एक विशेष प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसे हम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कहते हैं। वातावरण के एक या कई कारक जब उपस्थित होते हैं तो होस्ट प्लांट में रोगग्राहिता बढ़ती है और पैथोजन में पैथोजेनिसिटी बढ़ती है, और इस प्रकार बीमारी तेज़ी से और अधिक लगती है। और तीनों चीज़ यदि इन्वायरमेंट फेवरेबल हो रोग के, और होस्ट प्लांट रोगग्राही हो, और पैथोजन विरुलेंट हो, पैथोजेनिसिटी इसकी ज़्यादा हो, तो कोई भी बीमारी महामारी के रूप में लगती है। छात्रों, इसके अलावा डिसीज ट्रायंगल के साथ ही साथ, शायद मैं पिछले वीडियो में आपको नहीं बता पाया था, एक डिसीज पिरामिड होता है। देखिए आप, यहाँ पैथोजन है, यहाँ होस्ट प्लांट है, यहाँ ह्यूमन है, यहाँ एनवायरनमेंट है, यहाँ टाइम है। इसमें दो चीज़ें बढ़ गई हैं, ह्यूमन और टाइम। अब इसको हम डिसीज पिरामिड कहते हैं। अब इसमें दो फैक्टर और बढ़ गए। टाइम, यदि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ज़्यादा समय के लिए रुक जाता है तो बीमारी की वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। जैसे एक उदाहरण के साथ मैं बताऊं, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, जब इसका फेवरेबल कंडीशन आता है तो बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और ज़्यादा समय तक यदि ये कंडीशन रहता है तो बीमारी और तेज़ी से फैलती है। तो समय का बड़ा ही महत्वपूर्ण है, रोल है बीमारी उत्पन्न करने में। ऐसे और भी कुछ बीमारियां हैं जिनमें आप समय से यदि बुआई नहीं करते हैं तो आपकी फसल अधिक प्रभावित होती है। जैसे इन केस ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, तो जो मटर की खेती अर्ली होती है, पहले बो दी जाती है, सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है, उसमें पाउडरी मिल्ड्यू का प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन जो मटर की खेती देर से होती है और उसमें जनवरी के आखिर या फरवरी में फूल आना शुरू होता है, उसमें बीमारी अधिक लगती है। तो बीमारी के उत्पन्न होने में समय का बहुत महत्व है। इसी तरह से आदमी का भी उसमें रोल होता है। यदि किसान भाई रोगरोधी जात नहीं चुनेंगे, ससेप्टेबल वैरायटी बोएंगे, सिंचाई प्रॉपर मात्रा में नहीं करेंगे, जितनी सिंचाई चाहिए कम या अधिक, और फिर उसमें खाद की मात्रा नहीं डालेंगे ठीक से संतुलित, तो उसके वजह से भी यदि केवल रोगग्राही जातियाँ ही बोई जाएंगी तो बीमारी अधिक लगेगी। खाद संतुलित रूप में नहीं मिलेगा, आप नहीं डालेंगे तो बीमारी अधिक लगेगी। तो बीमारी के होने और ना होने में आदमी का भी बड़ा महत्व है। तो ये डिसीज पिरामिड हुआ। छात्रों, अगला जो टर्म है
वो है पैथोजेनेसिस और डिसीज साइकिल। तो इसकी परिभाषा आप चाहें तो लिख लें। चेन ऑफ इवेंट्स in disease development is called pathogenesis, or chain of events in disease development is called disease cycle also। बीमारी के क्रमागत विकास को पैथोजेनेसिस कहते हैं। आपको इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा बताया था। ये डिसीज़ डेवलपमेंट कई चरणों में होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एनाकुलम, तो पैथोजेनेसिस मैंने अभी आपको बताया, और डिसीज साइकिल का डेफिनेशन एक ही है। चेन ऑफ इवेंट्स इन डिसीज डेवलपमेंट इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस और डिसीज साइकिल। बीमारी के क्रमागत विकास को पैथोजेनेसिस कहते हैं या रोग चक्र कहते हैं। रोग चक्र थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है कि बीमारी के अनुपस्थिति में रोग कारक कहाँ रहता है, कहाँ जीवित रहता है, फिर कैसे आता है, ये भी उसमें इंक्लूड हो जाता है डिसीज साइकिल में। और बाकी पैथोजेनेसिस, जो बीमारी कैसे प्रारंभ होती है और उसका अंत कैसे हो जाता है, ये पैथोजेनेसिस में चीज़ें आती हैं। अब पैथोजेनेसिस में क्या स्टेजेस हैं वो मैं आपको बताऊं। एनाकुलम, रोग कारक की वह अवस्था जिस अवस्था से वो बीमारी शुरू करता है। कोई भी रोग कारक हर अवस्था में बीमारी नहीं शुरू करता है। आपको जब कभी अगले वीडियो में किसी रोग कारक का डिसीज साइकिल में बताऊंगा, तो अलग अलग रोग कारकों में रोग कारक की अलग अलग अवस्था होती है जब वो बीमारी प्रारंभ करते हैं। तो जिस अवस्था में भी वो रहते हैं और वो बीमारी की शुरुआत करते हैं, उसको हम एनाकुलम कहते हैं। एनाकुलम भी दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी एनाकुलम और एक होता है सेकेंडरी एनाकुलम। प्राइमरी एनाकुलम जो होता है, जब आपकी फसल नहीं होती है, आप फसल उगाते हैं और जब आपके फसल पर रोग चिन्ह दिखने लगता है, तो आप कहते हैं कि हमारा पौधा बीमार हो गया, ये रोग कारक कहाँ से आ गया, कहाँ था, कैसे आ गया। तो रोग कारक जिस किसी भी अवस्था में कहीं पड़ा रहता है और आपके फसल पर बीमारी को प्रारंभ करता है, उस अवस्था को, रोग कारक की उस अवस्था को एनाकुलम कहते हैं। और जब बीमारी प्रारंभ हो जाती है, बीमारी के दौरान भी कुछ ऐसे स्पोर बीजाणु बनते हैं जो उस बीमारी को फैलाते हैं। ऐसे बीजाणुओं को हम सेकेंडरी एनाकुलम कहते हैं। अब मैं बताऊंगा कि अराइवल ऑफ द एनाकुलम ऑन द होस्ट सरफेस। एनाकुलम जब पौधे की सतह पर पहुंचता है तो उसको एनाकुलेशन कहते हैं। ये दो तरह से होता है। एक तो नेचर में एनाकुलेशन होता रहता है, और जब पादप रोग विज्ञानी किसी बीमारी का अध्ययन करता है तो कृत्रिम रूप से किसी रोग कारक को पौधे तक पहुंचाता है, उसको भी एनाकुलेशन कहते हैं। और इतना ही नहीं, जब कल्चर मीडिया उगाने के लिए, उसको रोग कारक को प्रयोगशाला में उगाने के लिए मीडियम पर उसे ट्रांसफ़र करता है, तो उस क्रिया को भी एनाकुलेशन कहते हैं। लेकिन बीमारी के केस में जब एनाकुलम पोषिता के सतह पर पहुंचता है तो उसको एनाकुलेशन कहते हैं। इसके बाद अब ये इसके साथ जुटा हुआ है वीरुलेंस। ये रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है, अभी मैंने बताया। यदि क्षमता रखता है तो बीमारी पैदा कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। इसके बाद इन्फेक्शन एक शब्द है,
संक्रमण जिसे कहते हैं, तो उसका एक छोटा सा डिफिनीशन मैंने कहीं पढ़ा था। इमीडिएट एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीज इज कॉल्ड इन्फेक्शन। ये बहुत छोटा सा डिफिनीशन है, क्योंकि जब तक इन्फेक्शन दिखाई नहीं पड़ता है, सिम्टम नहीं दिखाई पड़ता है, तब तक हम कह नहीं सकते हैं कि ये पौधा बीमार है या जीव बीमार है। क्योंकि जो सतत क्रिया है रोग कारक की, वो पौधे के अंदर होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। वो तभी दिखाई पड़ता है जब पौधा प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो बीमारी के कारण जब पौधा प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है तो उसे सिम्टम कहते हैं। सिम्टम का चैप्टर आपको आने वाले अगले वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो रोग कारक जब, तो सबसे पहला काम वो करता है रिकॉग्नाइज करता है कि वो जिस पोषिता पर पहुंचा है वह उसका अपना होस्ट है कि नहीं है। जब उसका अपना होस्ट होता है तभी वो पौधे के अंदर घुस सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। तो पेनिट्रेट करने से पहले बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। उस कंडीशंस के होने पर ही रोग कारक आगे कदम बढ़ाता है। उसमें पोषिता पर उपलब्ध तत्व, न्यूट्रिशन, वातावरण का प्रभाव, नमी, तापक्रम, कोहरा, ये इत्यादि, ये सारी चीज़ें अनुकूल मिलने पर रोग कारक पोषिता के अंदर प्रवेश करता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रोग कारक प्राकृतिक रास्तों के द्वारा पहुंचते हैं। उसमें एक संभवतः मुझसे छूट गया था, हाइडाथोड्स, और तो बाकी मैंने आपको बता दिया था। स्टोमेटा बता दिया था, लेंटिसेल्स बता दिया था, वुंड्स बता दिया था, और ये हाइडाथोड छूट गया था। नेक्टरी ग्लैंड्स के द्वारा घुसता है, ये बता दिया था मैंने आपको कि रोग कारक कैसे कैसे प्राकृतिक रास्तों से पोषिता के अंदर घुसता है। बहुत सारे रोग कारक तो सीधे होस्ट एपिडर्मिस को, होस्ट के छिलके को छेद करके अंदर घुस जाते हैं। अब इस डायरेक्ट पेनिट्रेशन को भी मैं अगले क्लास में बताऊंगा। तो अगला टर्म है कॉलोनाइजेशन। जब ये रोग कारक अंदर घुसता है तो पोषिता के अंदर फैलता है, इसको कॉलोनाइजेशन कहते हैं। और उस दरमियान होस्ट टिश्यू से ये भोजन भी प्राप्त करता है और ऐसे सब्सटेंसेस भी उत्पन्न करता है जिससे कि होस्ट के मेटाबॉलिज्म में फ़र्क पड़ता है, और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप होस्ट प्लांट सिम्टम प्रोड्यूस करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ छात्रों कि ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगा, आप समझ गए होंगे। यदि कहीं आपको बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जैसे कि अगले क्लास में आपके शंका का समाधान हो सके, आपको मैं और अच्छा से बता सकूं। धन्यवाद।